नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे। सदन में जिस तरह से चल रही है कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। नैनीताल में हुए पंचायत चुनाव और उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रही कांग्रेस के तेवर बेहद आक्रामक रहे। कांग्रेस के सदस्य वेल में जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और उन्होंने मेज पलटने की भी कोशिश की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से बार बार शांत रहने की अपील की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। इस दौरान कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा मानसून सत्र के पहले ही दिन की कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देखने को मिला जब विपक्ष के नेता सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए हों और वहीं रात गुजारी हो। हालांकि सदन के भीतर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों को मुख्यमंत्री ने फोन कर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के विधायक विधानसभा के भीतर ही डटे रहे। वहीं 2 दिनों सदन न चलने देने को लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन न चलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, जो इतिहास में विधानसभा के भराड़ीसैंण में पहली बार देखने को मिला, जिसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है। वहीं आज सदन पर गदर होने के चलते विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में कल पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेसी विधायकों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने नैनीताल में हुए पंचायत चुनाव की धांधली और उत्तरकाशी की आपदा को लेकर सरकार से जवाब मांगना शुरू किया। सत्र के आरंभ होते ही हंगामा बढ़ गया और वे वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान टेबल पलटने का भी प्रयास किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जब हंगामा बढ़ा तो स्पीकर खंडूड़ी को विपक्ष से अपील करनी पड़ी कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ये जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई है। विपक्षी सांसदों में जिनमें सुमृत हृदय, भुवन कापड़ी प्रमुख थे, उनका कहना था कि सदन में नेता विपक्ष का सम्मान चाहिए और नैनीताल में हुई घटनाओं पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानसून सत्र के पहले दिन के शुरुआती घंटों में ही विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि सत्र में विपक्ष अपनी धार तीखी ही रखना चाहता है। विपक्ष द्वारा आज भी सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह कानून व्यवस्था का शोर सुनाई दिया। विपक्ष ने इस मामले में नियम 10 के सदन में चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसे नाराज विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दिन भर की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके कारण कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित करने से विपक्षी दल के सभी विधायक नाराज हो गए और सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान देर रात उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत करते हुए धरना खत्म करने की भी गुजारिश की, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने। विपक्षी दल के विधायक बार बार मांग कर रहे हैं कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाए। वहीं सदन में चल रहे इस धरने में कांग्रेस के 19 विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी शामिल हो गए, जिससे पता चलता है कि किस तरह से सदन के भीतर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। के बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं, पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और
पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसूली का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। और जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहाँ पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मूक दर्शक बना रहता है, तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहाँ से मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश हों या हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी हों, संजीव आर्य जी हों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चल रही है, विधानसभा का औचित्य और विधानसभा का उद्देश्य ये भूल गए हैं। हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए, और इस सरकार ने 10 दिन भी नहीं सत्र चलाया। ये सरकार प्रदेश की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है। जब से ये सरकार आई है, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है पिस्टल लगाकर जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए ले जाया जाता है। तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को जिता दिया जाता है। उसके अलावा खुलेआम बेताल घाट में गोली चलती है, द्वाराहाट में जो है पत्थरबाजी होती है। इतनी लचर कानून व्यवस्था, जिसने कानून को संभालना चाहिए, वही पुलिस जो है आज अराजकता का माहौल फैला रही है, गुंडागर्दी का माहौल फैला रही है। और हमने मांग करी कि 310 में जो है कि कानून व्यवस्था को आप सुनिए, इस पर चर्चा कीजिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगन के बाद विपक्षी विधायकों के सदन के भीतर चल रहे धरने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि सदन के भीतर धरना देकर विपक्षी दलों के विधायक जनता में गलत मैसेज दे रहे हैं, जबकि सभी विपक्षी विधायकों को सदन स्थगन होने के बाद सदन से बाहर आना चाहिए था और बाहर आकर सभी विधायक धरना दे सकते थे, क्योंकि सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को अगले दिन की कार्रवाई की तैयारी करनी होती है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्या तरीका है। हमारे कर्मचारी हैं, कल की तैयारी हमें करनी है, वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। अब वहाँ तो जो सिस्टम है, अब लाइट्स बंद होंगी, तो इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह से कार्य और इस तरह से चीज बिल्कुल ना करें, जिससे और ठेस पहुंचे गरिमा को सदन की। ये कोई ऐसे थोड़ी रात भर कहाँ बैठता है आदमी इस तरह से। अगर आपको अपना प्रोटेस्ट करना, आप बाहर बैठिए, ये गलत है बिल्कुल। और सदन में तो भाई हम जो सिस्टम है, सिक्योरिटी के चीजें हैं, तरीका है जहां हम ताला बंद करते हैं। सदन समाप्त होता, अब तक तो हो जाना चाहिए था। जब मैंने कह दिया 11 बजे तक हम स्थगित कर रहे हैं, हम मिलेंगे कल, वो हो जाना चाहिए। डोंट नो व्हाट इज द बात करो भैया, आपको पता है जब चुनाव होते हैं तो पोलिंग ही बनता है, पोलिंग एजेंट हारा को दिया है। तो क्या कांग्रेस सो रहे थे उस समय, पोलिंग एजेंट जाग नहीं रहा था कि उठ के करे? देखिए, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की राज्यसभा हो, और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस कभी भी राज्य के हित में और देश के हित में नहीं सोचती है। हम तो पूरी सरकार चाहती है कि सदन चले। हम लोग तैयारी करके आ रखे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है विधायकों के, उनका हम जवाब देंगे। लेकिन अब तय विपक्ष को करना है कि वो सदन कितना चलने देते हैं, और हमें चाहते हैं कि सदन बहुत ढंग से चले। जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्तराखंड का हमारा जो है एक विशिष्ट वैभव है, उसको कायम रखना चाहिए। और मैं सभी कांग्रेस के विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सत्र को सुचारू चलने दें, और जो उनके जवाब हैं, अक्सर से हम उनके जवाबों का जवाब दें।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष से नाराज विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही पूरी रात गुजारने का फैसला किया। वैसे इन सभी नाराज विपक्ष के विधायकों को मनाने की भी बहुत कोशिश की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से पर बातचीत करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं हुए। उनकी मांग है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए। अब देखना होगा, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया, उसके बाद फिर ये विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज सदन पर गदर होने के चलते विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी विधानसभा के बाहर सरकार की नीतियों को लेकर डटा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। सबसे पहले कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आशीष सैनी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से हंगामा विपक्ष का देखा गया सदन के अंदर और साफ तौर पर वेल में हंगामा करना, टेबल पटकना, ये कितना सही मानते हैं आप इसको? महंगे हैं। देखिए, मेरा अगर प्रथम दृष्टिकोण देखेंगे, मैं इसको बिल्कुल विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ विपक्षी पार्टियों का और सदन के बाहर भी हंगामा, तख्तियां लेकर के हंगामा देखा गया। और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा था कि जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान भी विपक्षी पार्टियों की ओर से हंगामा किया गया, जिसके चलते कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। और आशीष जी, अपना सवाल पूरा करें, जवाब दीजिए। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होना चाहिए था। सदन चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर महोदय की है, उन्हें विपक्ष के सवाल निश्चित रूप से रखने चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड की राजनीति में है कि जब भी सदन चलेगा वो सोमवार के दिन नहीं चलता, क्योंकि सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री के जवाब देने के लिए, और मुख्यमंत्री जी जवाब से भागते हैं। बार बार ये समस्या सामने आई है और इस पर हमने हमेशा कहा कि राज्य के जो मुद्दे, अभी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार की गुंडागर्दी दिखाई गई, पुलिस को आगे रखे किस प्रकार से चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की गई, तो क्या इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? उत्तराखंड राज्य में चारों ओर प्राकृतिक आपदा आई हुई है, उस प्राकृतिक आपदा पे जो स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्या सरकार ने उसमें तैयारियों को लेकर या किसी भी कार्यों को लेकर कोई बात की? या फिर उत्तराखंड राज्य की जो अपनी स्वयं की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है, सदन में उनको चर्चा करने में सरकार को डर किस बात का है? जब आप 3 दिन का सत्र चला सकते हैं, 4 दिन का चला सकते हैं, तो इसे 6 और 8 दिन का भी चला सकते हैं, लेकिन आप पूरा समय दीजिए ताकि लोगों में चर्चा कर सके। मात्र 3-3 दिन के सत्र चलते हैं जिसमें हंगामे की भेंट चढ़ते हैं। कभी इन्हीं के विधायक, सांसद, मंत्री कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें पूरा सदन का वक्त निकलता है। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार की जिला पंचायत चुनाव में पुलिस की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दी, क्या इस पर सरकार कोई स्पष्टीकरण देगी? क्या सरकार बताएगी कि जो वोट देने वाले सदस्य थे उनको पुलिस की गाड़ियों में पुलिस के द्वारा क्यों उठा कर ले जाया गया? ऐसा क्या कारण था? तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रदेश में तमाम जगहों सर, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है, पर जब विपक्ष ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर किससे कहा जाएगा? आप कब कह रहे हैं कि कौन से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई? क्या हमने किसी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को जबरन लेके गए? क्या पुलिस सर, सदन के अंदर हंगामा करना, धरने पर बैठ जाना, लोकतंत्र की ताकत या संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन, क्या मानते हैं आप इसको? फिर कि लॉ एंड ऑर्डर, भाई सदन के अंदर विरोध के तरीके होते हैं, हम उस विरोध के तरीके के जो भी संभव है लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। अब इसको भी नहीं करने देंगे तो फिर आप बताइए, सरकार निरंकुश नहीं हो जाएगी? ठीक है सर, कमलेश रमन हमारे साथ हैं, जवाब देंगे। कमलेश जी, अब आप धरना भी नहीं देने देंगे, उनकी मांग जो वो मुद्दे उठा रहे वो भी नहीं करने देंगे, हंगामा नहीं करने देंगे, तो करने क्या देंगे आप? जी वंदना जी, देखिए, बर्बादे गुलिस्तान को बर्बाद करने को एक उल्लू ही काफी था, पर कांग्रेस की तो हर साख पे उल्लू बैठा है। देखिए, जो कल का हंगामा था बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही
कि जिसको कह सकते हैं कि एक अशोभनीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लोगों ने सदन के अंदर जिस तरीके से सरकारी जो हमारी मशीनरी थी, सरकारी जो हमारा फर्नीचर था, उसको तोड़ने का काम किया, उसको गिराने का काम किया। यहाँ तक कि जो सचिव वहां पर लिखता है बैठ करके, उसकी टेबल के ऊपर उसका डेस्क बोर्ड और वो माइक जहां से वो प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहता है, उसको भी उठा करके भुवन कापड़ी और सुमित हृदय जी ने फेंकने का काम किया। और ये सबने देखा, ये वीडियो वायरल हो रही है। अब इससे कांग्रेस अगर अपना पल्ला झाड़ रही है तो ये एक अलग बात है कि वो पहले तो कर देते हैं, उसके बाद वो ये दिखाते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया और हम लोग तो जलेबी की तरह बिल्कुल सीधे सीधे हैं और ईमानदार लोग हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक है, उनके 87 क्वेश्चन थे, उनके 87 सवाल थे विधानसभा में बोलने के लिए, और कांग्रेस के 19 विधायक थे। एक बात बताइए, अगर आपको सवाल कर देते तो आपके तो भाजपा के नेताओं से, विधायकों से ज्यादा सवाल होने चाहिए थे सरकार से पूछने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि काम नहीं करना आपको। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे मुद्दों को जन्म देने का काम कांग्रेस कर रही है जो न्यायालय में चल रहे हैं। अगर ये पंचायत की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो वो न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का अभी उसका जो फैसला आना है वो अभी बाकी है। और ये जब वहां कोई चीज विचाराधीन है तो वो सदन में कैसे हो सकती है, ये कांग्रेस के लोगों को होना चाहिए। अगर नियम बनाने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, और इस प्रदेश के अंदर स्पीकर जी क्या कह रही थी चिल्ला चिल्लाकर, भाई ये प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के बने हुए फर्नीचर है, ये किसी के निजी फर्नीचर नहीं है जो आप इसको इस तरीके से तोड़ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, आप इनको मत कीजिए। अगर वहीं पर स्पीकर अपना कोई सख्त रुख अपना लेती उसी वक्त, तो ये और हंगामा और ये पूरे प्रदेश में दिखाते सिंपैथी लेने के लिए कि देखिए हमारे ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार कर दिया, हमारा शोषण कर दिया, हमें बोलने नहीं दे रही है। कल से लेके आज तक कांग्रेस का जो रवैया रहा वो पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा। उन्होंने सदन को नहीं चलने देने का जो संकल्प ले रखा था, जो एक बीड़ा उठाया हुआ था कि किसी भी कीमत पे चलने वाला नहीं है, लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात थी कि यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन के वहां खड़े हुए थे, और जो यंगेस्ट विधायक थे उनको उन्होंने बढ़ावा दे रखा था कि आप जाओ, मेज पलटो, माइक तोड़ो, लैपटॉप तोड़ो, जो मर्जी आप करो। यहाँ तक कि जो कार्रवाई के कागज थे उनको भी फाड़कर उन्होंने वहां फेंका, ये वीडियो में देखा। तो क्या ये सदन के जो नेता प्रतिपक्ष थे उनका कर्तव्य नहीं था वो अपने उन जो बिगड़े हुए विधायक थे उनको समझाने का काम करते? क्या जो वरिष्ठ नेता जो वहां पे 5-5 बार के विधायक थे सीनियर कांग्रेस के, क्या उनका फर्ज नहीं था वो वहां उन्हें देखते? अब रही बात की इन्होंने कहा कि वो आपदा पे चर्चा करना चाहते थे, वो पंचायत पे आपदा पर चर्चा करना चाहते थे, वो कानून पे चर्चा करना चाहते थे। अगर आपदा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से, और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश की जो कमान संभाल रखी है, और उत्तरकाशी में जब आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी आंध्र प्रदेश थे, लेकिन उसी दिन शाम को वो पीड़ितों के बीच में थे। कांग्रेस को ठीक है कमलेश जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। आशीष जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट हैं यूकेडी से। शांति प्रसाद जी, हंगामा करना ये तो सही है, ठीक है आप हंगामा करते हैं, लेकिन सदन के बाहर हंगामा करते, सदन के अंदर उठापटक और हंगामा करना, वहां पर धरने पर बैठ जाना, रात भर धरने पर रहना, और बकायदे मुख्यमंत्री ने फोन करके बार बार अपील की कि आप वहां पर ना रहें, आप जाएं, फिर भी वहां पर अड़े रहना, कितना सही मानते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, देवभूमि में लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। सदन में विधायकों का काम होता है जनहित के मुद्दों पर प्रश्न करना, उसका जवाब सरकार का आना और उस पर अग्रिम नीतियां बनना। मगर पिछले 25 वर्षों से यदि आप उत्तराखंड में देखेंगे, ये दोनों पार्टियां जब अनुपूरक बजट पास होना होता है तो दोनों हाथ खड़े कर कर उसको पास करवा देती है, और जैसे ही अनुपूरक बजट पास होता है फिर वो राजनीतिक नौटंकियां शुरू हो जाती है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपदा में सैकड़ों परिवार उजड़ गए, उनके लिए मुआवजा कितना तय होना चाहिए था, सदन में चर्चा होती, 20-20, 50-50 लाख रुपए उनके लिए मुआवजा मिलता मकान बनाने का। जब सदन में चर्चा होगी नहीं तो मुआवजा बनेगा नहीं। तो कितना बड़ा धोखा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर जनता की आंख में झोंका है। दूसरा, लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड को बिहार बनाया गया, गोलियां चली, अपहरण हुआ,
वीडियो दिखा रहे हैं और हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेताओं का काम था उस पर चर्चा करते। भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए कोई कानून में परिवर्तन हो, चरित्र में परिवर्तन हो, सदन में चर्चा होती, आम जनमानस देखता कि गैरसैंण के अंदर उत्तराखंड के में लोकतंत्र को बचाने के लिए पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर जनता के न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ समझ में आता। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये बेल में जाकर हल्ला मचाना, प्रश्नों को ना उठने देना, ये क्या संदेश है। और बार बार ये हंगामा खड़ा करके आप उत्तराखंड के अंदर जनहित के मुद्दों के साथ कब तक अन्याय करते रहोगे। बहुत सिंपल सी बात है, जो राजनीतिक जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी, अतिरिक्त बिल पास नहीं होगा, अतिरिक्त मांग नहीं हो सकती, सदन के अंदर जब चर्चाएं होती हैं उस पर नियम कानून बनते हैं, चाहे वो बजट पास कराने का मामला हो, जनहित के मुद्दों का मामला हो। मगर ये हंगामा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी रही कांग्रेस, इसीलिए वहां पर जो है नौटंकी कर रही थी। और फिर अखबार किसके? भारतीय जनता पार्टी के। अब अखबारों में छप गया, विपक्ष ने करा हंगामा, सरकार ने किया अनुपूरक बजट पास। अरे तो भाई, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आपदा से ग्रस्त हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उस पर सदन ने क्या किया। और अभी मैं सुन रहा था आपका अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है स्थगित, अभी इनकी दौड़ लग जाएगी देहरादून, कहानी खत्म। कहने का मतलब है भाजपा हो या कांग्रेस, जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन भाजपा की तरफ से बोल रहा, कौन कांग्रेस की तरफ से बोल रहा। यह समझ में आ रहा है कि दोनों मिलकर अपने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। और बिल्कुल शांति प्रसाद जी, बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि अब विपक्ष भी समझ चुका है कि बात करने से कोई फायदा नहीं, ये वहां पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ही कोई कार्रवाई हो सदन की, उससे पहले हंगामा कर दो जिससे कि स्थगित हो जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आते हैं चर्चा पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात हो रही है विधानसभा के अंदर हंगामा और जिस तरह से पूरे सदन में हंगामा देखा गया, रात बिताई गई, कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, आज हम उस पर कर रहे हैं चर्चा। कुलदीप राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। कुलदीप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस जो पूरा मुद्दा, पूरा प्रकरण देखा जा रहा है, विधानसभा के अंदर जो हंगामा हुआ, रात भर वहां पर विश्राम किया गया, हंगामे के साथ ही साथ अपील की गई मुख्यमंत्री से भी, मुख्यमंत्री ने अपील की सभी से कि वो अपने घर लौट जाएं, लेकिन इस पर क्या विपक्ष धरना जनहित के मुद्दे को उठाने की कोशिश है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट देखा जा रहा है, इसे सिर्फ एक स्टंट माना जाए राजनीति का? देखिए, कल जो घटना घटी उसकी तो हर तरफ निंदा हो रही है और खासकर जनता में उसको लेकर के बहुत नकारात्मक संदेश दिया है। दो राजनीतिक दल जिन्होंने इस राज्य में शुरुआत से लेकर के अभी तक नहीं, दोनों राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं और जिसमें बड़े गंभीर नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, यशपाल आर्य वहां हैं, प्रीतम सिंह चौहान जैसे लोग वहां पर हैं, बड़े जानकार लोग वहां हैं विधायिका की। मैं आपको इस संदर्भ में एक पुरानी घटना में आपको बताऊं, जब 2012 में चुनाव के बाद सरकार बनी और कांग्रेस सत्ता में आई, तो उस समय विधायकों के प्रशिक्षण के लिए एक सत्र आयोजन किया गया विधानसभा के द्वारा यहाँ देहरादून में। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों को उसमें इनवाइट किया गया और अनेक ऐसे जानकार विधायकों को, जो लोग जो पूर्व विधायकों को भी उसमें, पूर्व सांसदों को भी उसमें बुलाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के समय यूपी असेंबली में भी रहे हैं, और उनसे विधायिका, नियम, प्रश्न, शून्यकाल
कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के जो विधानसभा नियमावली है, जो बिजनेस को लेकर के चीजें हैं, उसको हम कैसे विपक्ष उसका लाभ उठा करके जनहित के मुद्दों को उठा सकता है, उन तमाम सारी चीजों पर वहां पे चर्चा हो रही थी। वहां पर उन विधायकों को, नए विधायकों को उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं भी उस कार्यक्रम को कवर कर रहा था, तो मुझे भी काफी कुछ वहां से सीखने को मिला विधायिका को लेकर। तो अभी इंदिरा हृदय कांग्रेस की नेत्री रही हैं, अभी अब उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उन्होंने जब उनका टर्म आया वहां पे, तो उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप एक विधायक, अगर विधायिका को जो रूल बुक है विधानसभा की, असेंबली की, उसको अगर पढ़ ले, उसको समझ ले, तो एक विधायक पूरी सरकार को घुटनों पे ला सकता है। इंदिरा हृदय का बयान था, मुझे आज भी ये बयान मेरे कानों में गूंजता है, क्योंकि ये बयान अपने आप में बड़ा भारी बयान था उनका। उन्होंने जब वहां पे उनको विधायकों को जब वो लेक्चर दे रही थी, तो उन्होंने कहा था कि एक विधायक अगर वो नियमों को लेकर के जानता है, विधानसभा के नियमों को, चाहे वो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में, एक विधायक पूरी सरकार को घुटनों पे ला सकता है। यहां तो इतना बड़ा विपक्ष है, ठीक, और उसके बाद अगर चीजें इस तरह से आ रही हैं कि आपको वहां तोड़फोड़ मचानी पड़ रही, ठीक, तो तोड़फोड़ मचाना, हमने विधानसभा में माननीय सदस्यों को जनता ने चुन करके भेजा है। आप वहां जो कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करनी, और अगर देखा जाए कानून की दृष्टि से जो आपने भीतर किया, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर था? आपने तो पूरे सिस्टम, पूरे विधानसभा के ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया। और अगर हम नियमों की बात करें, जैसे कांग्रेस कह रही थी कि विपक्ष कह रहा था कि 310 में चर्चा करनी है, तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट है, जो बिजनेस का उसका ऑफ बिजनेस है विधानसभा का, उसके नियम 349 में बाकायदा ये है, आप इस आचरण नहीं कर सकते, आपने किया है, और उस पर दंडात्मक कार्रवाई है, विधानसभा अध्यक्ष निर्णय ले सकती। लेकिन ये भी एक स्थिति है उत्तराखंड की कि विधानसभा अध्यक्ष की कई बार खुद की कार्यशैली जो कटघरों में रही है। इसी विधानसभा में, गैरसैंण की विधानसभा में, एक बार कहा गया था कि सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली बात आई थी यहाँ पे, और विधानसभा के अंदर बयान गया था, ठीक है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसमें कोई जांच नहीं। पीठ के भीतर, असेंबली जब सेशन में हो, तो उसके सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष सर्वे सर्वा होती, सारी चीजें, सारे नियम, सारे अधिकार उनके पास होते हैं। वो चाहती तो उसमें भी जांच करा सकती। कल जो कुछ हुआ वो हाथ में था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीजों को लेकर के जो निर्णायक स्थिति होनी चाहिए थी विधानसभा अध्यक्ष की, देखने को नहीं। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस दौरान जो स्थितियां बनी थी, इस प्रकार की भी स्थितियां बनी, और कुछ लोग कांग्रेस के विधायक सरकार छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए थे, और तमाम कुछ कानूनी पहलू उसमें आए। तो आपको ध्यान होगा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने जो चीजें तय की थी, अंत में कोर्ट को भी उस बात को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा उस प्रोसीजर को, ठीक। तो इससे पता लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष पीठ में कितना पावरफुल है। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि देखिए, जनता चुनाव में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता चुनाव में अपने अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वो प्रतिनिधि अगर किसी दल से जुड़े हुए हैं तो वो सत्ता पक्ष, बहुमत में आकर के सत्ता पक्ष में, और अल्पमत में आकर के विपक्ष में बैठते। दोनों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाए। करोड़ों रुपए एक दिन में खर्च होते हैं, ठीक। और हमने क्या किया, 3 दिन का जो सत्र चलना था वो आज लगभग 1.5 दिन में खत्म हो गया। किसकी खामियों से? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष को कहीं ना कहीं, आज आप कहेंगे कि भाई ठीक है सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो गैर जिम्मेदारी तो विपक्ष ने निभाई है। अगर सत्ता पक्ष मदांध है तो कम से कम विपक्ष को तो गंभीर होकर के चीजों को संभालना था। यशपाल आर्य जैसे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने जानकार हैं लेजिस्लेचर, उनके होते हुए अगर सदन में ये चीज निकल करके आ रही है। प्रीतम सिंह, जिनकी पूरी एक डायनेस्टी ही राजनीति में रही है, उनके पिता गुलाब सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं,
उनके होते हुए अगर सदन के भीतर इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और खासकर तब जब सदन से बाहर राज्य आपदा की जैसी एक पूरा राज्य उससे जूझ रहा है। बारिश होते ही उत्तराखंड में एक मनोस्थिति सी बन गई है कि कहीं कोई थोड़ा सा तेज बारिश होने लगती है तो पहाड़ के लोग डरने लगते हैं कि कहीं आपदा तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जनता के बीच में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमने सही लोगों को चुन करके भेजा है? ठीक? मैं आपको एक बात इसमें के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कल जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो देहरादून में कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपनी प्रेस वार्ता की, और अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही, क्योंकि हरक सिंह रावत पूर्व में जब कैबिनेट मंत्री थे विभिन्न सरकारों में, तो वो आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के दौरान। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपदा में जो हम लोग सहायता राशि दे रहे हैं उसको लेकर के, जब 2013 की आपदा आई थी तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा असेंबली में बाकायदा एक प्रस्ताव लेकर के आए कि जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि 2-4 लाख से कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती, ठीक है, जितना जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करके, उसका आकलन करके उस हिसाब से उसको सहायता राशि दी जाए, और ये हुआ। तो ये एक बड़ी चीज कि कांग्रेस का एक नेता जो आज विधानसभा में नहीं है, अगर वो विधानसभा के बाहर से ये बात कह रहा है, तो जब पार्टी की बैठक हुई होगी, पार्टी दल की बैठक हुई होगी कि भाई क्या रणनीति बनानी है विधानसभा के अंदर, तो क्या इस तरह की चीजें नहीं आई होंगी? तो क्या अंदर जाकर सांसद विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो आपदा को लेकर के, सहायता राशि को लेकर के, चाहे जो लोग वहां पे मृतक हो गए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनका बिजनेस समाप्त हो गया, कई लोगों ने अपने अंग खो दिए, विकलांग होने की स्थिति आ गई है, ठीक है, ऐसे में इस तरह के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को अगर वो उठाते, बात रखते, तो किसका जनाधार मजबूत हो। लेकिन अब जो पूरा समय वो निकल करके आया है और उसके बाद अंदर की फोटोग्राफी भी बाहर आ रही, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आप चाहते हैं कि बातचीत हो, मुद्दों पर बात हो, और जिस तरह से कहते हैं कि जो सत्ता है वो जवाब दे, लेकिन आप जवाब देने का मौका ही नहीं देते। सदन की कार्रवाई शुरू होती वैसे ही हंगामा शुरू कर देते हैं, उठापटक कर देते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तख्तियां लेकर घूमने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, कार्रवाई क्या ऐसे होती है? एक तरफ आप चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, आपकी बात सुनी जाए और मानी जाए, दूसरी तरफ आप शुरू होते ही हंगामा कर दे रहे हैं। आपके सामने सदन की कार्रवाई को किस तरह से प्रस्तुत किया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जब सदन में सवाल रखे जाते हैं, लगभग 15 दिन पहले वो सवाल सदन से जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उनके माध्यम से सरकार से पूछे जाते हैं। सरकार उन पर 2 निर्णय लेती है, या तो उनका लिखित जवाब देती है या फिर सदन में उनको बोलने का मौका दिया जाता है। सदन के जो मंत्री हैं या सदन में जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनका समय निर्धारित होगी किस समय वो सवाल पूछेंगे, समय संबंधित विपक्ष के विधायक वहां मौजूद रहते हैं। ये अभी कमलेश रमन जी ने एक बात बताई आपको, और इन्होंने शायद गलती से बता दी होगी, इनको बतानी नहीं चाहिए थी, कि 87 सवाल बीजेपी के 47 विधायकों के थे और कांग्रेस के 19 विधायकों के थोड़े से सवाल थे। जब सदन में हमारे सवाल निर्धारित ही नहीं किए हैं, तो हम सदन में हम केवल इनके भाषणों पर, इनके जुमलों पर तालियां बजाने के लिए थोड़ी ना है। दूसरा, सदन में आपको समय निर्धारित करना चाहिए था कि किस समय आप इस पे जो प्राकृतिक आपदा है इस पर चर्चा करेंगे, किस समय आप जो चुनाव में लूट हुई है, आरोप लगाए गए हैं, इस पर कब जवाब देंगे, या फिर वो बिल या वो चीजें जिस पर आप लाना चाह रहे हैं। तो सर ये बात आप कह देते, वहां पर जिस तरह से हंगामा हो रहा था, बाहर हो रहा था, अंदर हो रहा था, और रात भर वहीं पर डेरा डाला गया, तो इससे अच्छा कि ये सारी ही क्रियाएं की जा रही थी, तो ये सवाल ही कर दिया जाता कि हमें भी समय दीजिए, एक समय सारणी बनाइए, कौन सा सवाल कब करना है, बात ही खत्म हो जाती। ये सवाल सदन में जो आप कह रहे हैं ना, ये सब लिखित रूप में होता है। दूसरा, सदन की स्पीकर ने जब हम अपनी बात उठा रहे थे बीच में, जैसे आपने कहा ना कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए था, उस समय नीचे जो सचिवालय है वो अपना काम करता रहता है, वो हमारी बात को रिकॉर्ड पे नहीं लाते। अक्सर लोकसभा में भी यही होता है, विधानसभा में जिस समय ये ऐसा हमारे सवाल या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो सदन में 3 तरीके हैं, या तो विपक्ष का कोई सदस्य अपनी सीट पर खड़ा हो जाए,
तो उस पर अगर कोई बिल ला रहे हो तो वो पास नहीं होगा जब तक वो खड़ा रहेगा। दूसरा, बिल में आ जाता, सामने आगे खड़ा किया जाता है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई हमारी उस टेबल के साथ लड़ाई थोड़ी ना थी जो सामने रखी थी। लेकिन जब हम सचिवालय के जो उनके स्पीकर के सचिव बैठे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, स्पीकर सुन नहीं रही है, वो रुक नहीं रहे हैं, तो हमारा कोई तो तरीका होगा जिससे विरोध सर, करें। स्पीकर तो समय दे रहे थे ना फिर। सुनिए ना, आप भी तो सुन लीजिए। आप भी तो मेरे वक्तव्य में 3 बार बोल चुकी हैं, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रही। नहीं सर, बोलिए आराम से। मुझे सुन लीजिए, मैंने कहा कि जब सदन में विधायकों ने कहा कि हमें समय दे दीजिए, तब पूरी जो स्पीकर और पूरी जो सरकार थी वो उठ के सदन से बाहर चली गई। तो हमारे पास क्या विकल्प था कि हम तो यहीं बैठेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो विरोध का तरीका अपनाया गया कि हम वही सदन में अपनी जो फर्श है उसका उस पर बैठ गए। ठीक है, कमलेश जी जवाब देंगे इस बात का। कमलेश जी जवाब देंगे। कमलेश जी वंदना जी, ठीक है सर, कमलेश जी से जवाब जान लेते हैं। कमलेश जी रुक जाइए, आप रुक जाइए, आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ बोलने के लिए आइए और कोई काम नहीं है। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है। आप लोग जिस तरीके से उत्तराखंड को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, झूठ बोलकर अपना सदन चलाना चाहते हैं, कभी नहीं चला पाएंगे। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप भले ही ये भ्रम बनाने की कोशिश करें कि विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना, पुलिस को गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दिया? क्या आपने डीजीपी को सदन में बुलाया? केवल नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमला कैसे किया? नेता प्रतिपक्ष के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है आशीष जी, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर। पुलिस ने हमला किया, पुलिस ने किस कानून से हमला किया बताइए? कौन सा मुकदमा दर्ज था? किस कारण से हमला किया? ठीक है, जवाब सुन लीजिए आशीष जी। आप टीवी चैनल पर चर्चा नहीं करेंगे, सदन में चर्चा नहीं करेंगे, सड़क पर बात नहीं करेंगे, तो तानाशाही चलाइए अपनी, चलाता रहिए तानाशाही। सर यही तो कारण है कि विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता। आप सुन लीजिए क्या कह रही हैं, जवाब जान लीजिए। कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की राजनीति को जितना कलंकित कर दिया, आज जनता के सामने उनके निर्वाचित प्रतिनिधि की इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। आप जैसे लोगों के कारण आप जैसे उठा उठा के खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना, और दम होता बीजेपी के लोगों में अपने आप उठा कर ले जाते, दम होता ना बीजेपी के लोगों में अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते, पुलिस की गाड़ी में डालकर ले गए हो आपने पूरे पुलिस के तंत्र पर सवाल खड़े किए। आज चैनल पर बैठ करके बोलेंगे सैनी जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर जनता भरोसा नहीं कर रही है। एक तरफ तो आपने राहुल गांधी दिल्ली में हंगामा करके देश और दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग यहाँ उत्तराखंड के अंदर सदन में हंगामा करके इस प्रदेश की ताक को पता लगाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती चुनाव जीतने का ढोंग रचा है। जो लोकतंत्र है, पूरा जहाँ चुनाव पर हारे, कानून बनता है, जहाँ आपके पर सदस्य हमारी जीत के विधायक नहीं बनती आए, है, जहाँ आप पर लाखों हमारा रुपए चुनाव विकास जबरदस्ती का जीत रहे हैं। प्रारूप तैयार ये कोई होता आपकी है, जीत थोड़ी ना वहाँ है। पर कांग्रेस अगर के लोगों 47 ने विधायकों कल की से सरकार लेके ऐसे ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है, आप दोनों आपस में ही उलझे रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है हम किसको सुन रहे हैं और किसको नहीं सुन रहे, किसको सुनना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आशीष जी आपने सवाल किया, अब जवाब सुन लीजिए। कमलेश जी जवाब पूरा करिए। ठीक है आशीष जी, झूठ की दुकान दोनों बंद हो चुकी है हमारी दुकान जनता से और ये बोलने नहीं देते हैं। यही काम माफियाओं से मोहब्बत की नहीं करती, हम माफियाओं के इशारे पे काम नहीं करते, देखिए मैंने शांतिपूर्वक तमंचा लेकर हमारी पार्टी के लोग मैंने शांतिपूर्वक आपका पूरा वर्जन सुना, लेकिन आपकी बेशर्मी इतनी है कि आप कल अपने विधायकों की नकल करके। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे। शांति प्रसाद जी हमारे साथ है। शांति प्रसाद जी, ऐसे ही चलता है, विधानसभा के अंदर भी यही देखने को मिला, आपस में ही दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट रहे और एक दूसरे पर ही छीटाकसी करने लगे, लेकिन जो मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, वो कहीं गायब नजर आते हैं और मुद्दे जनहित के उठाने के लिए ही सदन में पहुंचा जाता है। जनता की बात की जाती है, लेकिन जनता की ही नहीं सुनी जा रही है। बड़ी बात है, बड़ी समस्या है ये। नहीं, मुझे तो आशीष जी ने बोला अनम्यूट कर लीजिए सर। कमलेश जी लौटेंगे आपके पास। स्पीकर जी, स्पीकर ऑन कर लीजिए। शांति प्रसाद जी अनम्यूट कर लीजिए। बोलेंगे और चैनल में भी झूठ बोलेंगे आशीष जी। अनम्यूट कर लीजिए शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी आपका माइक बंद है सर, अनम्यूट कर लीजिए। भट्ट जी अनम्यूट कर लीजिए। शांति प्रसाद जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक।
कुलदीप जी आपके पास आते हुए सर, यही जो सवाल हमारा शांति प्रसाद से था वही आपसे भी है कि जनता के मुद्दे लेकर के राजनीतिक दल पहुंच जाते हैं और जनता की दुहाई देते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे गायब रहते हैं। तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं कार्रवाई के दौरान। बावजूद इसके जनता कहीं दिखाई नहीं देती, जनता के सवाल कहीं नजर ही नहीं आते विधानसभा के अंदर। देखिए, कल जो कुछ हुआ और उसके बाद जो स्थितियां निकल करके आई हैं, दिख रही हैं धरातल, ये कहां लिखा है कि जनता की सेवा सिर्फ सत्ता में रह करके ही की जाती? बिल्कुल। राजनीति में अगर आप आए हैं और जनसेवा के लिए आए, तो क्या जब सत्ता मिलेगी तभी जनसेवा होगी, और जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब जनसेवा नहीं होगी? मैंने पहले भी कहा कि अगर सत्ता मदांध है, सत्ता के मद में सत्ताधीश मदांध है, तो विपक्ष को तो चौकन्ना रहना चाहिए, और उसको ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां और दिख रही, जनता के मन में हजारों सवाल, और आज प्रदेश में जनता विपक्ष की ही स्थिति, खुद की क्रेडिबिलिटी कटघरे में आ रही, क्योंकि जो दिख रहा है अभी मैं सुन रहा था चीजों को लेकर के, हम भाई 2006-7 से तो हम भी विधानसभा कवर कर रहे हैं, जाते रहे, कुछ करके देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्नकाल है, प्रश्न 15 से 20 दिन पहले दे दिए जाते हैं, उसके जवाब बनते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो विभागीय और योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जिसके लिखित जवाब होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं, जो चर्चा के लिए होते हैं, ठीक। कुछ तारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ अतारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक। प्रश्नकाल भी होता है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जिसको शून्यकाल कहा गया है, जिसमें कोई भी लिखित प्रश्न जो आपने दिया है नहीं दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे जनता का सवाल वहां पर उठा सकते हैं। किस नियम में लीडर कुलदीप जी किस नियम में उठा सकते हैं? चुनाव में, प्रश्नकाल में, या नियम 333 में या 53 में? जरा आप बताइए ना कैसे उठा सकते हैं? शून्यकाल नहीं दे रही है सर, कह रहे हैं शून्यकाल में। आशीष जी, सही बात, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा है ना, नहीं बोलने दे रहे हैं बिल्कुल भी, स्पीकर मनमानी कर रही है। सबने देखा आशीष जी, सबने देखा है, सबने उतना देखा है कि सबने देखा। कल आपने 9:45 बजे से क्या किया सदन के अंदर, 10:30 बजे से आपने क्या? ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास, पहले कुलदीप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। और इतने मुद्दे हैं, तो आज तक ये अक्सर ये देखने में आया है पिछले कुछ समय कि कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं, संगठन के मुद्दे हैं, संगठन अगर जन मुद्दों को उठा रहा है, पार्टी संगठन उठा रहा है कांग्रेस, लेकिन जब वही चीज विधानसभा के अंदर होती है तो जो उनके विधायक हैं वो उन सवालों को नहीं उठाते जिनको पार्टी उठाती। ये अक्सर देखने में आया है, ठीक। और जो अंदर जाकर के हमने अक्सर देखा है कि पार्टी के नेता, बड़े नेता खामोश बैठ जाते। मैं 2006 से इस विधानसभा को देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, ठीक। कई बार ऐसा हुआ, और इन्हीं विपक्ष के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, चीजों को लेकर के बड़े जानकार हैं। कई बार उन्होंने ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने सत्ता पक्ष के मंत्रियों की उनके जुबान लड़खड़ाने लगी, जवाब देते थे, सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं बना। और अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई किस प्रकार इंदिरा हृदय ने जो बात कही कि अगर आप नियमों को जानते हैं, इंदिरा हृदय तो कांग्रेस की बड़ी नेता, दोनों दल उनको मानते थे, और उत्तर प्रदेश के समय से वो असेंबली में रही हैं। कुलदीप भाई, इंदिरा हृदय जी बहुत वरिष्ठ थी, और उनके पुत्र किस तरह का व्यवहार कर रहे थे ये आपने वो भी देखा होगा। तो देखिए, तो हम चीजों को लेकर के कितने सजग हैं, जन मुद्दों को लेकर के कितने सजग हैं। आज के दौर में एक बड़ा सवाल मीडिया पर उठता है कि मीडिया भाजपा की हो गई, इसकी हो गई, उसकी हो गई। भाई सोशल मीडिया तो किसी की नहीं हुई ना। आपने कितने मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाए, कितने मुद्दों, जन मुद्दों को लेकर के आपने सोशल मीडिया पर कनेक्ट? कुलदीप जी, ये जो आप बेतुकी बातें कर रहे हैं ना, बिना सिर पैर की, ये बिना सिर पैर की बातें दर्शाती है। जल्दी ही आप कमलेश मंत्री की सीट लेने वाले हैं। अब आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए ना। आप देखिए यहाँ पर तिलमिला जाते हैं आशीष जी, सच्चाई से मुंह ना मोड़िए। शांति प्रसाद जी, लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही थी, लौटेंगे सर आपके पास। कुलदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें। आज जब हम आप बोलेंगे, हमारे सवाल मुझे भी जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। एक भी दिन सुनिए कुलदीप जी, आप भी, मुख्यमंत्री जी ने एक भी दिन सोमवार के दिन खड़े होकर सत्र चलाया हो तो बताइए कब चलाया? क्या इतनी मनमानी है इस मुख्यमंत्री की
कि ऐसे दो आदमियों ने बना दिया दिल्ली से बैठकर, तो उत्तराखंड के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। आपकी ऑल वेदर रोड हर मोड़ पर टूट रही है, मुझे लगता है जानकारी का अभाव है आपको, आपके विधायक ऑल वेदर रोड का मुख्यमंत्री छाती पर लगाकर अपने 3 साल की उपलब्धि बता रहे थे, कब सवाल पूछेंगे उसका? मुझे आप बताइए ना क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते आप। आशीष जी ऐसे मत बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज भाजपा के अरे ऐसे मत बोलिएगा। सबने देखा पूरे प्रदेश में कि हमने कोई सम्मान का ठिकाना नहीं रखा है। विधायकों ने जो किस तरीके से बदतमीजी करी। सम्मान होगा, सुमित जो संविधान के वीडियो विरोध में काम वायरल करेगा हुई, वो वो अपमान कांपड़ी नहीं की करेगा। वीडियो वायरल हुई और आपने किस ठीक तरीके है से सर, काम जो भी बोले जो भी कहे, अगर आवाज उठाए वो सब बीजेपी की ओर से हो जाता है, सवाल ना उठाए तो ठीक है, सब आपकी तरफ से बोले तो ठीक है। शांति प्रसाद जी अपनी बात पूरी करिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे। ऐसे ही इन्होंने चुनाव में ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी, फिर से लौटूंगी। शांति प्रसाद जी अपनी बात पूरी करिए। आशीष जी लौटूंगी आपके पास, धैर्य संयम बनाकर रखें। कि जैसी कोई जनता की बात आएगी, वो चाहे डिबेट हो वहां भी डिस्टर्ब करेंगे। सदन का तो चरित्र देख ही गया है। मेरा यह कहना है कि गैरसैंण में जो ये मानसून सत्र हुआ है, इसमें बताइए जनहित के क्या काम हुए? केवल अनुपूरक बजट पास करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और अगर कांग्रेस विपक्ष की नेता के रूप में वहां थे तो 19 से 22 तक बाहर बैठते ना धरने पे, बोलते हम नहीं जाएंगे, हमारे मुद्दे रह गए। आप जो बात बता रहे हैं, जब सर आप किसे दोषी मानते हैं? सत्ता पक्ष लगातार कहता रहा, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। बीजेपी के पर उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है कि अनुपूरक बजट तो पास हो गया, मगर धराली में 47 विधायक बाहर बैठ के सदन चलाते ना, क्या होगा? उसके लिए कितना पैसा बजट पास को 5 करोड़ मिलेंगे? क्या किसी व्यक्ति की जान जो गई है उसे 25 लाख मुआवजा मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसमें विपक्ष की भूमिका संदिग्ध नहीं कहेंगे तो किसकी कहेंगे? नहीं तो आप बताइए शांति प्रसाद जी, जो 47 विधायक थे वो सदन बंद होने के बाद बाहर बैठ के सदन चलाते, क्यों चले गए अपने घर पे? आशीष जी नहीं, आप भी बैठते ना, यूपी के लोग तो बैठते, किसने मना किया आपको? बिना सर पैर के मत बोलिएगा आशीष जी। अपना उसका काउंटर दे दीजिए। बार बार विपक्ष की तरफ तोप लगाते हैं। विपक्ष को जब आप बोलने नहीं दे रहे, सवाल आप हमारे ले नहीं रहे हो, तो आखिर हम करेंगे क्या वहां बैठ के? बात तो आने दीजिए, आप अपने टर्न में बोल लीजिए, डिस्टर्ब काय को कर रहे हो? हम उत्तराखंड क्रांति दल के युवा विंग वहां गए, हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार जवाब दे, आपदा प्रभावित लोगों के लिए नीति में स्पष्ट करें कि 5,000 का चेक दोगे या मकान टूटने में 5 करोड़ का तय तो करो। मगर दुर्भाग्य है दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैच फिक्स कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रही है। यही कारण है कि अनुपूरक बजट पास हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए और टाई फिस, और अब ये फिर देहरादून आ गए। जिनको ठंड लगती हो, जिन्हें सड़क टूट डर लगता हो, इनसे ये उम्मीद की जाए कि ये पहाड़ के हितों की बात करेंगे। खुल के सामने आ गया, हर आदमी कह रहा था कि 2 दिन में ये सदन खत्म हो जाएगा। पहले दिन बजट पास, दूसरे दिन भाग, और वही हो गया। अगर ये इनका राजनीतिक चरित्र है तो तय जनता भी करना है कि आपके विकास नीतियां नहीं बन पा रही हैं, आपके प्रश्नों को दबाया जा रहा है, आपके आंदोलनों में कुचला जा रहा है, और दोषी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, अखबार आज इनकी धज्जियां उड़ाते होते तो जरूर अपने को शर्म आती अपने इन कार्यों पर। मगर क्या करें, अखबार छापेंगे यशपाल आर्य ने क्या सरकार को बेनकाब, सरकार कहेगी यशपाल आर्य ने ऐसा किया, बस। इसके अलावा जनहित के मुद्दों पर कितनी असफल रही विपक्ष और सरकार, इस पर कभी अखबारों पे नहीं छपेगा। वो तो धन्य हो आप जैसे चैनलों का और सोशल मीडिया का कि आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को राजनीतिक रूप से न कर रहे, तब इनसे बोलते नहीं बन पा रहा है। तंत्र का अपनी राम कहानी नहीं बंद कर रहे, ठीक नहीं है। दोनों पार्टियों से दिक्कत है, आपकी खुद की समस्या नहीं हो रही, आप करने जा रहे हैं। 80% भाजपा को ये नहीं पता कि हमारे यादव और कांग्रेस को नहीं पता कि उनके यहाँ भाजपा वाले आ गए। 15 जी में जवाब बिल्कुल। ये जो इनकी नूरा कुश्ती है, इससे उत्तराखंड का नुकसान जिनका एक बार का पार्षद भी नहीं आता, उनको आप पूरा समय दे देते हैं। ठीक है कमलेश जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है मैम, थोड़ा सा शब्दों को लेकर के जवाब। और एक सवाल मेरा भी रहेगा,
इस तरह से स्थगित कर दिया जाता है, तो क्या एक समाधान है? इसको आप एक समाधान के एंगल से लेती है कि जब भी हंगामा हो कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, समाधान है ये? नहीं, देखिए सरकार का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि वो कार्रवाई को स्थगित करें। सरकार का मकसद था कि पूरा वहां पर चर्चा हो विपक्ष के साथ भी और सत्ता पक्ष के साथ भी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से कल से लेके हंगामा किया। 22 तारीख तक क्यों नहीं बैठे आप वहाँ, ये बताइए बस। 22 तारीख तक बिल्कुल शांति प्रसाद जी, आपका सवाल आ गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 22 तारीख तक क्यों नहीं बैठे, लेकिन कल से लेके आज तक जिस तरीके से कांग्रेस ने 1 मिनट के लिए भी वहां पर अंदर सदन के, अगर आप बाहर हंगामा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात करने को राजी था विपक्ष का? क्या उनके नेता प्रतिपक्ष आने को तैयार थे कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान है ना, वो झूठ में तब्दील हो गई है शांति प्रसाद भाई। और रही बात यूकेडी की, जो यूकेडी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठीक है कमलेश जी, आपको समय दे दिया। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? थोड़ा सा समय सर लीजिएगा। आरोप लगाएंगे सत्ता पक्ष को केवल गरियाने का। ठीक है कमलेश जी, कुलदीप जी को सुन लेते हैं। होते तो भाजपा कांग्रेस को जमीन दिखा रहे होते। देखिए कुलदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आपने अपने निजी स्वार्थ में नहीं पनपने। कमलेश जी सुन लीजिए, किसी की गलती नहीं है। कमलेश जी सुन लीजिए। कुलदीप जी, जनता के कटघरे में दोनों राजनीतिक दल थे, सरकार भी खड़ी है और विपक्ष भी खड़ा है। विपक्ष ने जो किया नितांत निंदनीय है, लेकिन हमने लोकसभा में भी देखा और ये तब भी देखा जब प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण दे रहे होते थे और विपक्ष पूरा वॉकआउट कर जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ताधारी दल केंद्र, ये देखा है हमने टीवी में, और अनेकों ऐसे अवसर आए कि केंद्र की सरकार डटी रही, अपनी बात पूरी रखी। वो इसलिए डटी रही कुलदीप भाई क्योंकि वो वॉकआउट करके बाहर चलेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या किया? कमलेश जी सुन लीजिए। तो 2 दिन वहां रुकता और 2 दिन वहां रुकने के बाद सदन में रोज इस बात को कहते कि भाई हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं, विपक्ष आए और चर्चा करें, तब विपक्ष बेनकाब होता। लेकिन विपक्ष ने जो किया उससे तो वो खुद तो बेनकाब हुआ ही हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष भी यहाँ बेनकाब हो गई। जो 3 दिन का जो सदन था, जिसमें 21 तारीख को पूर्ण होना था, वो आज 20 तारीख को दिन में ही दोपहर में पूर्ण हो। बिल्कुल, ये बड़ा निंदनीय है क्योंकि ये पहली दफा था जब सदन के अंदर और बाहर हंगामा देखा गया, रात में भी डेरा डाला गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे इस विधानसभा के अंदर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का हंगामा रहा और हंगामे के साथ ही साथ उठापटक टेबल पर फेंका गया, टेबल को फेंका गया, इसके साथ ही साथ तमाम तरह के जो पन्ने भी फाड़े गए। सवाल कई हैं कि जनहित की बात हम करते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे कहां विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।